the today's session. I would like to invite Sachin sir. Invite Sachin sir to the session. Introduction to you. Over to you, Sachin sir. Thank you so much, ma'am. Hello, everyone. So, hopefully आपको लास्ट क्लास जो है थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुए होंगे, बट इन केस अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आज की इस क्लास से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, इन केस अगर किसी के क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सो Yes, sir. You can continue. अगर okay, we can continue. Okay, so today's topic is assessment and introduction of pain. So just एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि हम सभी ने कभी ना कभी पेन एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू यू, आप क्या समझते हैं पेन क्या है? आपने उस पेन को कैसे महसूस किया है? सो आप लोग चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं एंड अनम्यूट करके भी आप लोग बता सकते हैं कि इन योर अंडरस्टैंडिंग पेन क्या है। सभी को पेन हुआ है कभी ना कभी, सभी ने पेन महसूस किया है, कभी किसी दूसरे का पेन महसूस किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या है एक्चुअल में पेन? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। क्या कभी किसी ने पेन एक्सपीरियंस नहीं किया, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं? ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर मेरी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बट एनीवे, हम लोग पेन के बारे में बेसिक पढ़ेंगे कि पेन एक्चुअली क्या होता है, किस तरह का सेंसेशन है और किस तरह से पेन हमें फील होता है, और क्या फिजियोलॉजी है पेन की, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं पेन के, किस तरह से पेन हम असेसमेंट करते हैं अगर पेशेंट हमारा एडल्ट है या पीडियाट्रिक एज ग्रुप का है। सो ओवरऑल आज की जो क्लास है उसमें हम पेन के बारे में बात करेंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो पेन जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट और डिस्ट्रेसफुल सिम्टम है। अगर आप किसी भी पेशेंट को देखेंगे, स्पेशली जो लाइफ लिमिटिंग डिजीज कंडीशंस जैसे कैंसर, पैरालिसिस, ऐसी सिचुएशन से सफर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और अगर हम कैंसर पॉपुलेशन की बात करें तो 75% में एडवांस कंडीशंस होती हैं जो कैंसर की, उनमें पेन जो है सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो पाया गया है। एक सिस्टमिक रिव्यू से ये कंफर्म हुआ है, ये हमें कुछ डेटा मिले हैं कि न सिर्फ कैंसर पेशेंट में बल्कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट में भी जो प्रेवलेंस है वो 20% है। अगर सीओपीडी पेशेंट की बात करें तो 21 to 77% है प्रेवलेंस, एंड क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट की बात करें तो 21 to 64% प्रेवलेंस है पेन का। अलोंग विथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे स्ट्रोक, इनमें भी पेन जो है एक्सपीरियंस किया गया है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि पेन जो है इनमें प्रोमिनेंट एक सिम्टम्स पाया गया है, एंड कभी-कभी वो पेशेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी वो क्लियरली विजिबल होता है। 68% एंड ऑफ लाइफ स्ट्रोक पेशेंट्स में पेन एक मैनिफेस्टेशन या सिम्टम के रूप में भी देखा गया है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेन जो है, पैलिएटिव केयर में पेन जो है पहला ऐसा प्रोमिनेंट सिम्टम है जो हम लोग एड्रेस करते हैं, जो डील करते हैं, जिसके लिए हम प्लान करते हैं। और
हम नॉट ओनली कैंसर पेशेंट बट जितनी भी लाइफ लिमिटिंग कंडीशंस हैं उन सभी के लिए पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब पेन का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या समझते हैं कि पेन क्या है। अब कुछ लोग इसे कहते हैं, अगर कभी किसी को कुछ हर्ट हुआ या कुछ लॉस हुआ तो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ मैंने गलत किया था इसलिए मुझे उसका पेनल्टी मिला है, उसका फाइन मेरे ऊपर लगा है ना। या कभी आपने कुछ गलत एक्शंस किए, उसकी वजह से आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, इसकी वजह से मुझे पेन हुआ। सो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि ये एक फीलिंग है, फिजिकल फीलिंग है। जब कभी भी कोई इंजरी या कोई भी डिजीज कंडीशन होती है या किसी वजह से हमारी बॉडी हर्ट होती है। पेन एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग है पोइना, जिसका मतलब होता है फाइन और पेनल्टी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेन जो है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा सब्जेक्टिव फीलिंग है जो कहीं ना कहीं टिश्यू इंजरी या फिर किसी भी तरह के डैमेज होने की वजह से होता है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब कि अगर कभी इंजरी होगी या टिश्यू डैमेज होगा तो एज अ पेनल्टी हमें वो पेन का सेंसेशन होगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फिजिकल इंजरी ही पेन है। कभी कभी ये मेंटल और इमोशनल सफरिंग या फिर सैडनेस, कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो वो भी पेन में है, उसे भी हम कहेंगे कि पेशेंट को जो है मेंटल पेन है या इमोशनल पेन है। ठीक है। सो अगर ऐसी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को भी पेन है। सो सिर्फ फिजिकल जो हर्ट होना है बॉडी का पेन नहीं है, बल्कि इमोशनली या फिर किसी भी रीजन की वजह से सैड होना भी एक पेन का सिम्टम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्टडी ऑफ पेन ने एक डेफिनेशन दी थी कि यह एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे बोला गया अनप्लेजेंट सेंसरी, तो बॉडी से रिलेटेड अगर होगा तो आपको भी पता है और आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि पेन का सेंसेशन हम हमारी बॉडी में जैसे भी कोई भी फॉरेन चीज एंटर करती है या फिर कभी किसी ऑब्जेक्ट से हमें इंजरी होती है तो हमारी जो सेंसरी जो नर्व्स हैं वो सेंसेशन हमारे ब्रेन को भेजती हैं और हमें पेन का सेंसेशन होता है। तो एक अनप्लीजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस होता है अगर हम पेन की बात करें। समटाइम वो इमोशनल भी हो सकता है और कभी कभी वो कुछ टिश्यू डैमेज भी करता है। ठीक है। अगर फिजिकल की बात करें तो अगर कहीं इंजरी हुआ है तो टिश्यू डैमेज होता है, और टिश्यू डैमेज जब भी होता है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। तो इस तरह के डैमेज को भी हम कहते हैं कि नहीं, पेशेंट को पेन है। हमारे पास पेशेंट जो है किसी अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन की वजह से आ रहा है, डिजीज है, इंजरी हो रही है उसके बॉडी में, टिश्यू इंजरी हो रही है, तो पेशेंट पेन में होगा। अगर दूसरे वर्ड में कहें कि एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है जो कि माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, या लोकलाइज्ड डिस्कम्फर्ट से लेके और बहुत ही सीवियर पेन जिसे हम एगोनी कह सकते हैं, मतलब पेन जो अनटॉलरेबल होगा, पेशेंट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पेन जो है उसका फिजिकल कंपोनेंट भी हो सकता है या फिर इमोशनल कंपोनेंट, या दोनों हो सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी में इंजरी हुई है तो सिर्फ पेन है, बल्कि इमोशनली भी अगर वो हर्ट हुआ है किसी चीज से तो भी उसे पेन का सेंसेशन होगा, और वो पेन हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसा कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। अभी हम क्लियरली तो नहीं कह सकते बट ऐसा लग रहा है कि पेशेंट जो है किसी बात को लेके बहुत ज्यादा सैड है। वो सिटिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और किसी बात को लेके बहुत सैड है, तो वो आप पेन फील कर सकते हैं। दैट इज अ इमोशनल कंपोनेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेम सिस्ली सॉन्डर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था टोटल पेन का। तो पेन अगर हमारे माइंड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट अभी तक आता था इस क्लास से पहले, तो पेन मतलब फिजिकल पेन। नो, पेन मतलब वो फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, एंड स्पिरिचुअल भी हो सकता है। सो इसका एक टोटल पेन का एक कॉन्सेप्ट दिया था डेम सिस्ली सॉन्डर्स ने। इसका मतलब ये होता है कि
सिर्फ ये एक फिजिकल या किसी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसी भी इंडिविजुअल के होल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो। तो इसे ही हम टोटल पेन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम पैलिएटिव केयर में हम सिर्फ फिजिकल अप्रोच या फिजिकल डोमेन से ट्रीट नहीं करते हैं, हम एक होलिस्टिक डोमेन यूज करते हैं, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल। उसी तरह से पेन में भी हम नॉट ओनली फिजिकल बट साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सो ये कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टोटल पेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर पेन के हम कुछ बेसिक वो देखें तो पेन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। कह सकते हैं कि पेन को हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते, पेन को जो पर्सन सफर कर रहा है वही हमें बता सकता है कि उसे किस तरह का पेन है, कैसा पेन है। इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन। अब ये तो हम बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं हमारी हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी, कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सेम मेडिसिन जो है या सेम प्रोटोकॉल जो है या सेम मैनेजमेंट हम दूसरे पेशेंट को भी दे सकते हैं, नहीं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है क्योंकि उसका लोकेशन दूसरा हो। देन जो है कहीं ना कहीं निगेटिवली अफेक्ट करता है फिजिकल कैपेबिलिटी को। जैसे अगर पैर में इंजरी हुई है जिसकी वजह से पेन हुआ है, तो क्या होगा, वो फिजिकली एबल्ड नहीं होगा, प्रॉपरली अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है वो चल नहीं पाए, हो सकता है अपनी बाकी जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। देन इमोशनल पेन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली एंजाइटी इंड्यूस करता है, मैं एंजाइटी को बढ़ा देता है। और अगर ये एंजाइटी लॉन्ग टाइम पे रहेगी तो ये क्या करती है, डिप्रेशन कहीं ना कहीं कॉज करती है, बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रेस भी कॉज करती है। अगर स्पिरिचुअल पेन की बात करें तो स्पिरिचुअल पेन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि स्पिरिचुअल असेसमेंट क्या होता है। उसमें हमें ये असेस करना पड़ता है कि पेशेंट का बिलीफ क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स का बिलीफ क्या है, ठीक है। तो अगर स्पिरिचुअल पेन है तो ये एक चैलेंज करता है हमारे स्पिरिचुअल बिलीफ को, स्पेशली पेशेंट के स्पिरिचुअल बिलीफ को, है ना। जिसपे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि पेशेंट क्या होगा, वो बोलेगा कि मैं ही क्यों सफर कर रहा हूँ इस पेन से, मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई। तो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली स्पिरिचुअल बिलीफ को अफेक्ट करता है, स्पिरिचुअल पेन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पेन। सो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पेन का डेफिनेशन देखा था जिसमें हमने 4 डोमेन देखे थे, जैसा कि पहले भी हम इन डोमेन्स की बात कर चुके हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। तो फिजिकल डोमेन क्या क्या हो सकते हैं। सो फिजिकल पेन कॉज्ड बाय कैंसर, कॉज्ड बाय ट्रीटमेंट एंड कॉज्ड बाय एनी कोमॉर्बिड कंडीशन। कोमॉर्बिड मतलब जो डिजीज है उसके अलावा अदर डिजीज होना, लाइक डायबिटीज जो पेशेंट है, अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है, उसमें डायबिटीज के साथ साथ और भी डिजीज होना, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर होना, लोअर लिम्ब में उनके डिसऑर्डर होना, आई का डिसऑर्डर होना, सो इस तरह की नेफ्रोपैथी भी होना, किडनी की भी प्रॉब्लम होना। तो इस तरह की कोमॉर्बिड कंडीशन भी जो है वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल पेन के अंदर कंसीडर होती हैं। अब साइकोलॉजिकल पेन में क्या क्या आ सकता है, एंजाइटी, फियर ऑफ सफरिंग, जिस बीमारी से सफर कर रहे हैं उसका डर होना, अल्टीमेटली एंजाइटी है, बहुत लंबे समय तक है तो ये डिप्रेशन कॉज करती है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस, अभी रिसेंटली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोविड कंडीशन, जो कोविड सिचुएशन डेवलप हुई थी उसकी वजह से जो है लोग अभी भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ा सा भी कफ एंड कोल्ड होता है तो उन्हें ये लगता है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकल पेन कहीं ना कहीं ये इंड्यूस करता है, वो एक डर पैदा करता है, एक फियर पैदा करता है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी जो है एक जो कॉज है पेन का, साइकोलॉजिकल पेन का। एंड स्पिरिचुअल की बात हम करें तो एंगर एट फेट, एंगर विथ गॉड,
कभी कभी कुछ लोग भगवान से बहुत गुस्सा करते हैं कि मुझे क्यों हुई बीमारी, आपने क्यों नहीं ठीक किया, आपसे मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी कभी उनका जो फेथ है वो लॉस हो जाता है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ ओनली वही सफर कर रहे हैं। एंड कभी कभी वो मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने लगते हैं कि नहीं, मैं इस अर्थ में मैं किस पर्पस के लिए आया जब मुझे इतना पेन मिल रहा है। मेरी लाइफ जो है एंड हो जानी चाहिए। फियर ऑफ अननोन और भी बहुत सारे डर जो होते हैं वो ऐसे सिचुएशन होते हैं, क्योंकि यूजुअली हम सब लोग ऐसा फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि गॉड जो है वो चारों तरफ है, हमारी केयर कर रहा है। बट जब कभी भी डिसबिलीफ होता है तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, अब तो भगवान भी मेरा नहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप पेशेंट से बात करेंगे ना, वो ये सारे क्वेश्चंस आपसे करेगा कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक भी नहीं हो सकता, अब तो भगवान भी मेरी नहीं सुनता है। तो इस तरह का डिसबिलीफ जो है ये स्पिरिचुअल पेन के कॉज हैं। देन सोशल कॉज, टोटल पेन की बात करें तो लॉस ऑफ रोल एंड सोशल स्टेटस। अब अगर कोई पेशेंट है, अर्निंग मेंबर है फैमिली का, सोसाइटी में भी उसका एक रोल है प्रॉपर, वो जो भी वर्क असाइंड है उनको वो कर रहा है, लेकिन अगर डिजीज कंडीशन की वजह से वो नहीं कर पा रहा है तो वो एक तो रोल उसका लॉस हो रहा है, अर्निंग मेंबर नहीं है, डिपेंडेंसी लेवल बढ़ रही है, डिजीज की वजह से कहीं ना कहीं जॉब जो है वो लॉस हो रही है, फाइनेंशियल कंसर्न बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से सोशल पेन होगा कि अब फैमिली का जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा, फैमिली को कौन केयर प्रोवाइड कर पाएगा, उसके फाइनेंशियल जो प्रोविजंस हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। वरीड अबाउट फ्यूचर ऑफ फैमिली, बच्चों को एजुकेशन, फैमिली का रियरिंग केयरिंग किसके थ्रू होगा। डिपेंडेंसी लेवल भी एक कॉज है, और ये हम लोगों ने देखा है स्पेशली इन द ओल्ड एज और सम टाइम इन यंग एज ऑल्सो, कि अगर कोई जो है ऑल ऑफ सडन, फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई वर्किंग इंडिविजुअल थे जिनका किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ और एम्पुटेशन हो गया, अब उस एम्पुटेशन की वजह से डिपेंडेंसी लेवल बढ़ जाएगा, बोथ लेग एम्पुटेशन हुआ, दोनों पैर काटने पड़े किसी रीजन की वजह से, अब वो डिपेंडेंट हो गए, वो अपनी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, हाइजीन है, फूड है, इन सब के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो गया। सो डिपेंडेंसी लेवल भी एक तरह का सोशल पेन कॉज करता है। सो ये जो चारों कॉन्सेप्ट हैं, ये चारों कॉन्सेप्ट मिलके टोटल पेन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, हमने पहले भी बात की रही थी जब हमने ये कहा था कि पेन जो है एक सेंसरी परसेप्शन है। ऐसा हमें फील होता है, हमें हमारे स्किन के थ्रू ऐसा महसूस होता है, या ब्रेन हमारा ऐसा परसीव करता है कि कहीं पे जो है पेन हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इंजरी हुई है। तो जब भी कभी हमारी बॉडी में इंजरी होती है तो बहुत कॉमनली हमने ऑब्जर्व किया है, पेशेंट में भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही कभी टिश्यू इंजरी होती है तो इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन कब होता है? जब हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज होते हैं तो कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे जिन्हें हम ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये सारे जो सेरोटोनिन, एसिटिल कोलिन, तो ये सारे जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे सिग्नल्स को, हमारे सेंसेशंस को ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा जब भी कभी इंजरी होती है तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें हम पेन रिसेप्टर्स कहते हैं या सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और इन सिंपल वर्ड्स इन्हें हम नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स या नोसिसेप्टर्स, जो पेन का सेंसेशन कराते हैं। तो जैसे कभी टिश्यू इंजरी होती है, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और हमारा जो नोसिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब जब भी कभी नोसिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और ये हमारे सबसे पेरिफेरल पार्ट में होते हैं, तो पेन इम्पल्स जो है वो नोसिसेप्टर्स से आगे बढ़ती है और डॉर्सल हॉर्न जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पहुंचती है। तो नोसिसेप्टर से लेके और डॉर्सल हॉर्न जो है स्पाइनल कॉर्ड तक, वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रिले। जो हमारा
स्टिमुलेशन है उसका प्राइमरी रिले जो होता है, इम्पल्स जो हमारे नोसिसेप्टर ने रिसीव की, सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव की, वहां से लेके और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक के रिले को हम प्राइमरी रिले कहते हैं। देन स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जो इम्पल्स पहुंचती है वाया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सो इसे हम सेकेंडरी रिले कहते हैं। और आप इसको इजीली इस पिक्चर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू हमारे थैलेमस में जाते हैं, एंड थैलेमस से ये सिग्नल्स कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं, जहां पे पेन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया पे पेन है, किस तरह का पेन है, वो हमारा ब्रेन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये हमारा टर्सरी रिले होता है। सो सबसे कॉमनली जब भी कभी हमारे बॉडी में इंजरी होती है और आप ये देखेंगे कि वहां पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, एट द सेम टाइम ये तीनों रिले काम करते हैं और जो पेन का सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन से हम ये परसीव कर पाते हैं कि यस हमारे इस एरिया पे यहाँ पे पेन हो रहा है। अब ये सारी प्रोसेस क्योंकि होती किसके अंदर है, पेशेंट के अंदर होती है, तो सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है कि बॉडी के किस एरिया में पेन है, कब से पेन है, कितना तेज पेन है। अब ये सारी चीजें हम कुछ टूल्स या मेथड्स के थ्रू भी कंफर्म करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ पेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ पेन। तो हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ पेन की, बट हमने यहाँ पे पेन को डिवाइड किया हुआ है कॉज के अकॉर्डिंग एंड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। सो अगर हम कॉज के अकॉर्डिंग बात करें तो एक तो हमने बोल दिया कि नॉसिसेप्टिव पेन है या सेंसरी पेन है। जब भी बॉडी के कोई टिश्यू में इंजुरी हुई तो नॉसिसेप्टिव हो गया, बट वहीं पे न्यूरोपैथिक पेन है। अब न्यूरोपैथिक पेन क्या होगा, जहां कहीं पे हमारी नर्व डैमेज होगी, है ना। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि हमारे नर्व्स की डिजीज। तो न्यूरोपैथिक पेन हम उसे कहते हैं जहां पे हमारी नर्व डैमेज हुई है किसी कॉज किसी कारण की वजह से, तो वो हमारा न्यूरोपैथिक पेन हो गया। अब नॉसिसेप्टिव में भी विसरल पेन हो गया। तो विसरा से रिलेटेड ये है कि हमारे अगर बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड है, वहां पे इंजुरी हुई है, तो उसको हम कहेंगे विसरल पेन, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, बॉवेल हो गया। सोमैटिक पेन, अगर हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू मसल्स या बोन अफेक्ट हुए हैं तो उसे हम सोमैटिक पेन कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पेन अकॉर्डिंग टू कॉज। अब हम बात करते हैं पेन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अब किसी ने कहा मुझे 2 दिन से पेन हो रहा है या मुझे 3 महीने से लगातार पेन हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर 2 दिन से पेन हो रहा है या 10 दिन से पेन हो रहा है तो एक्यूट पेन है, मतलब उसका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है, कम दिन का है। अगर इसका ड्यूरेशन ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रोनिक पेन है। सो पेन को हम डिवाइड करते हैं एज पर उसके कॉज एंड उसके ड्यूरेशन। इसके बाद हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नॉसिसेप्टिव पेन किसी भी जो है इंजुरी का ये रिस्पॉन्स है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है किसी भी इंजुरी या स्टिमुलेशन का। जब भी आप पिंच करते हैं किसी या पेशेंट को अपने, तो पेशेंट तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, कभी कभी वो आई ओपन करता है, तो वो एक नॉसिसेप्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। बट ये डिजीज कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे हमने कहा था कि अगर विसरल या सोमैटिक हमारे टिश्यू इंजरी हुई है तो नॉसिसेप्टिव पेन हो सकता है, और ये शार्प पेन हो सकता है, प्रिकिंग पेन हो सकता है, शॉक लाइक, या कभी कभी डल पेन भी हो सकता है। शार्प पेन बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ही तेज पेन है, प्रिकिंग ऐसा लग रहा है कुछ काट रहा है, ठीक है। शॉक लाइक ऐसा लग रहा है झटका लग रहा है, पेन का बहुत ज्यादा, बहुत सीवियर पेन, अनकंट्रोल्ड पेन हो रहा है। सो नॉसिसेप्टिव जो होता है यूजुअली एक्यूट होता है, और टाइम के साथ ये रिकवर भी हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को एंकल इंजरी हुई, ठीक है, तो एंकल इंजरी हुई तो पेन उसको नॉसिसेप्टिव होगा क्योंकि वहां पे टिश्यू इंजरी हुई, पर जैसे जैसे हमारा टिश्यू हीलिंग होगा वैसे वैसे ये पेन रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
विसरल पेन की बात करें तो विसरा से रिलेटेड क्या हमारे बॉडी ऑर्गन से है। तो जो भी बॉडी ऑर्गन्स हमारे अफेक्ट होते हैं, हमारे पेशेंट में अफेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है वो विसरल नोसिसेप्टिव पेन में है। तो अब ये ऑर्गन इन्फ्लैम्ड हो सकते हैं या डैमेज हो गया, इसमें कोई इंजरी हो गई है, ठीक है। तो इन सारे ऑर्गन्स जैसा कि ब्लैडर पेन हो गया, इंडोमेट्रियोसिस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, प्रोस्टेट का पेन हो गया। सो इन सारी कंडीशन में पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, वहां पे टिश्यू इंजरी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को जो है विसरल नोसिसेप्टिव पेन है। देन सोमैटिक पेन की बात करें कर रहे थे कि सोमैटिक पेन में स्पेशली स्किन, मसल्स, स्केलेटन, जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू हमारे इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यू इंजरी होती है। सो यहाँ पे जो पेन होगा वो थ्रॉबिंग होगा, क्रैम्पिंग होगा, एकिंग होगा। सो ये लोकलाइज्ड हो सकता है, इंटरमिटेंट, थोड़े टाइम बाद ये सबसाइड हो जाए, फिर अगेन कांस्टेंट लॉन्ग टाइम तक ये बना रह सकता है, ठीक है। सो सोमैटिक पेन जो है ये कभी कभी ये रेडिएट भी हो जाता है, ठीक है। सो अगर नियर बाई ऐसे हमारे टिश्यूज इन्वॉल्व हैं तो कभी कभी ये रेडिएट भी होता है। सो इस तरह के पेन को हम कहते हैं कि ये सोमैटिक पेन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। न्यूरोपैथिक पेन। अब न्यूरोपैथी से मतलब है न्यूरो और पैथी, तो डिजीज ऑफ नर्व। तो अगर हमारी बॉडी में किसी भी कंडीशन की वजह से या हमारे पेशेंट में किसी भी कंडीशन की वजह से जो हमारे नर्व्स का ग्रुप है वो डैमेज होता है, तो कहीं ना कहीं न्यूरोपैथिक पेन होता है। और न्यूरोपैथिक पेन का जो सिम्टम होता है उसका सेंसेशन बहुत ही ज्यादा बर्निंग होता है। ऐसा पेशेंट ये कहता है कि बहुत जलन हो रही है, शूटिंग होता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खिंचाव सा हो रहा है, टिंगलिंग या नम्बनेस, झुंझुनाहट सी रहती है, या कभी कभी किसी भी चीज का एहसास नहीं हो पाता है। तो इस तरह के पेन को हम कहते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन है। और मेनली ये डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, कैंसर, साइटोमेगाला वायरस एंड इम्पिटेशन होने पे, मतलब अगर किसी का पैर किसी रीजन की वजह से रिमूव कर दिया गया है वो अफेक्टेड पार्ट, तो इस तरह का न्यूरोपैथिक पेन जो है और उसमें नर्व डैमेज हुआ है तो इस तरह का पेन जो है फील होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्यूट एंड क्रोनिक पेन। सो एक्यूट एंड क्रोनिक हमने जस्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक्यूट पेन का मेनली जो है फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स है किसी भी नॉक्सियस स्टिमुलाई का। इसके बाद धीरे धीरे क्या वो पैथोलॉजिक हो जाता है, सडन ऑनसेट होता है बट लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अब टाइम लिमिटेड एक वर्ड यूज हुआ है। सो ऐसा पेन जो कम से कम 7 दिन से लेके और 30 दिन के बीच तक रहे तो उसे हम कहेंगे कि हाँ, ये एक्यूट पेन है। और ये मेनली क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज की वजह से होता है। और जैसे जैसे हमारे टिश्यू हील होते हैं वैसे वैसे ये रिजॉल्व हो जाता है, वैसे वैसे कम हो जाता है। सो जैसे हमने बताया था कि अगर एंकल इंजरी हुआ है और पेन जो है जैसे जैसे हीलिंग हुई है तो पेन धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। क्रोनिक पेन जो है मेनली इसका रिकवरी जो होता है ये लॉन्ग होता है। एंड ये पेन जो है क्रोनिक कंडीशंस में देखने को मिलता है, जैसे अर्थराइटिस हो गया, और जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन। लास्ट ओवर 3 मंथ तक ये देखा जाता है। अगर 3 महीने तक लगातार पेन है तो वो क्रोनिक पेन होता है। कभी कभी ये ऑल द टाइम बॉडी में रहता है। अगर अर्थराइटिस के पेशेंट आप देखेंगे तो उन्हें ऑल द टाइम पेन रहता है, और कभी कभी ये थोड़ा कम रहता है या फिर सीजनल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर अर्थराइटिस के पेन की बात करें तो विंटर सीजन में ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, समर सीजन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। कभी कभी नाइट में रिलीफ रहता है, डे में ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Sachin sir, you're muted, sir. हेलो। Yes, sir, you're audible now. Okay, okay. So cause of pain in palliative care. Can you hide this slide? Press B. I just want to ask about the cause. Press B.
और प्रीवियस स्लाइड। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के पेन होते हैं। अब कोई बता सकता है कि पैलिएटिव केयर अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, कभी पैलिएटिव केयर पेशेंट को हैंडल किया हो, तो उनमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं पेन के? आप में से किसी ने हैंडल किया है पैलिएटिव केयर पेशेंट को कभी? यस और नो? या कभी भी ऐसे पेशेंट जो लाइफ लिमिटिंग डिजीज से सफर कर रहे हैं, पैलिएटिव केयर नहीं रिसीव कर रहे हैं, बट कभी आपने देखा है कि या ऑब्जर्व किया है कि पेन का कॉज क्या होगा? साइकोलॉजिकल पेन हो सकता है। साइकोलॉजिकल पेन बहुत ही कॉमन जो है पेन होता है, साइकोलॉजिकल पेन। अगर हम इंटरनल देखें ना, 70% जो है एंजाइटी पेशेंट्स को रहती है जब वो हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। तो एक फियर ऑफ इलनेस भी होता है जिसकी वजह से पेशेंट पेन में होता है। अदर देन और कोई बता सकता है? अच्छा, कभी ऐसे पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं कि पेशेंट जो है वो डिसीज प्रेशर कंडीशन अल्सर डेवलप हो चुका है? डिसीज कंडीशन की यस, वजह से भी पेन रहता है। यस, डिसीज कंडीशन की वजह से पेन होगा। पेशेंट की लॉन्ग टर्म अगर एक पोजीशन पे है, प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है, ठीक है, एंड हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही है, या फिर जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट को हो सकता है कि मूवमेंट ना हो पाने की वजह से इंजुरी हो और पेन हो सकता है। कोई अंडरलाइंग डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। स्पिरिचुअल पेन हो सकता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, लेकिन पैलिएटिव केयर में हम ये कुछ कॉजेस बहुत कॉमनली एड्रेस करते हैं, और आप लोग जब भी कभी पैलिएटिव केयर पेशेंट डील करेंगे तो आप लोग ये पेन उनमें इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 4 एरियाज में डिवाइड किया है कॉजेज ऑफ पेन को इन पैलिएटिव केयर। पहला डिजीज, तो डिजीज की हमने बात की कि अगर नर्व डैमेज हो जाता है, नर्व कंप्रेशन होता है, मसल स्पाज्म होता है, या लिम्फेडिमा होता है। ये तीनों वर्ड तो आपको समझ में आ रहे हैं कि नर्व डैमेज किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे वो डिजीज कंडीशन की वजह से हुआ, चाहे वो सीवियर इंजरी या एम्पुटेशन की वजह से हुआ। नर्व कंप्रेशन वेरी कॉमनली आजकल बहुत ही कॉमन है, ड्यू टू एजिंग भी। कहीं ना कहीं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो बल्ज होता है, उसमें स्पेसिंग हो जाती है। फॉल्टी जो हमारा पोस्चर है उसकी वजह से भी, एडवांस एज की वजह से भी। सो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नर्व कंप्रेस करता है, तो इस तरह की कंडीशन से भी पेशेंट को पेन होता है। मसल स्पाज्म होता है। लिम्फोडिमा, लिम्फ जो है प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, तो पर्टिकुलर पार्ट में कलेक्ट होने लगता है, ठीक है, स्पेशली इन द लेग्स एंड आर्म्स। सो उसे हम बोलते हैं लिम्फेडिमा। देन कोमॉर्बिडिटी लाइक अर्थराइटिस, अभी हमने डिस्कस किया था। डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से कैसे पेन होता है? डायबिटीज की वजह से मेनली पेन जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ है, मींस डायबिटीज की वजह से जो नर्व है स्पेशली लोअर लिम्स की वो डैमेज होती हैं, तो पेशेंट को पेन होता है। साथ में एम्पुटेशन एंड क्रोनिक किडनी डिजीज, इन कंडीशंस में भी अल्टीमेटली क्या होता है कि टिश्यू इंजरी होती है एंड पेशेंट को पेन होता है। ट्रीटमेंट, अगर कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से भी पेन होता है वेरी कॉमनली। कीमो हुआ है, कीमो की वजह से भी बहुत सीवियर पेन जो है पेशेंट को होता है। रेडिएशन की वजह से, एंड कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हुआ है। सो इन सारी सिचुएशन में हम पेशेंट को पेन रिलीफ प्रोवाइड करते हैं एज पर प्रोटोकॉल, हमारा जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम पेन रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। देन बॉडी एबिलिटी, सो हमने बॉडी एबिलिटी से बात करी थी कि अगर पेशेंट को प्रेशर अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लैडर स्पाज्म है, या बॉडी स्टिफनेस है। सो प्रेशर अल्सर वेरी कॉमनली देखा जाता है जो
लॉन्ग टर्म तक एक ही पोजीशन पे पेशेंट्स रहते हैं या पुअर हाइजीन के पेशेंट रहते हैं, पुअर न्यूट्रिशन वाले पेशेंट रहते हैं, इनमें प्रेशर अल्सर बहुत कॉमनली देखा गया। सेम कंडीशन कॉन्स्टिपेशन देखी गई है, एक्टिविटी जो है अफेक्टेड होती है इनमें। ब्लैडर स्पाज्म मेनली जो है ओल्ड एज पेशेंट में, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के जो पेशेंट्स होंगे, और इसके साथ साथ अगर ब्लैडर कार्सिनोमा वगैरह है तो इस कंडीशन में भी ब्लड स्पाज्म एंड बॉडी स्टिफनेस मेनली ओल्ड एज पेशेंट्स में देखा गया है। सो ये सारे कहीं ना कहीं अल्टीमेट कॉज होते हैं पेन के, और जो हम एड्रेस करते हैं इन पैलेटिव केयर। नॉट ओनली दिस मच आई हैव मेंशन, मैंने सिर्फ कुछ ही मेंशन किए हैं, बट कॉमनली आप ये सारे तरह के पेन जो पैलेटिव केयर पेशेंट्स हैं उनमें पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैरियर्स टू पेन मैनेजमेंट। अब हमने ये भी देख लिया कि पेन के इतने कॉज हैं, क्या क्या बैरियर है जिसकी वजह से पेन प्रॉपरली मैनेज नहीं होता। तो अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो पहली बात तो ये है कि इनएडुकेटली पेन असेसमेंट हो पा रहा है, एडुकेटली हो ही नहीं पा रहा है। मे भी हो सकता है पॉलिसी नहीं हो प्रॉपरली, या फिर नॉलेज नहीं हो, या स्किल नहीं हो, ठीक है। देन पुअर पेन मैनेजमेंट स्किल्स, तो उसके लिए हमें स्किल्ड होना चाहिए, जैसे डिफरेंट क्लासेस के थ्रू, डिफरेंट स्किल वर्कशॉप्स के थ्रू। देन रिलक्टेंस टू यूज ऑफ ओपियोइड्स, तो ओपियोइड्स का यूज हमारी नर्सेस के कंट्रोल में नहीं है, बट यस अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो डेफिनेटली जो है ओपियोइड्स हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये भी एक बैरियर है कि यूजुअली ओपियोइड्स प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, एंड हर कोई वो सारी पॉलिसीज को ध्यान में रख के उतना वो सारे एफर्ट्स नहीं लेना चाहता है। इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन विद पेशेंट, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रॉपरली कम्युनिकेट करें पेशेंट को, कोई भी बात है, पेशेंट के पेन मैनेजमेंट की बात है, पेशेंट के डाइट की बात है, पेशेंट के लाइक डिसलाइक की बात है, तो हम पेशेंट से बात करें। देन पेशेंट में क्या क्या है बैरियर्स पेन मैनेजमेंट में? रिलक्टेंस टू रिपोर्ट पेन। अब वो पेन है लेकिन बता नहीं पा रहा है, उसे लगता है कि ठीक है कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, ठीक है अब पेन तो रहेगा ही। पहला तो पेन के लिए बताता नहीं। दूसरा, आपने मेडिकेशन दे दी उसे लेकिन उसने मेडिकेशन ली ही नहीं, तो भी उसे पेन में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में एक बैरियर है। एक इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन यहाँ पे भी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होना चाहिए। अब आपने कम्युनिकेट अच्छे से नहीं किया, पेशेंट ने भी कम्युनिकेट अच्छे से नहीं किया, तो वो भी एक बैरियर हो गया। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो कॉमनली जो हमारे पास इशू है ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, तो एक तो ये होता है कि लिमिटेड या शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है, या फिर लिमिटेड ट्रेन्ड स्टाफ, फिर लिमिटेड स्टॉक ऑफ पेन मेडिसिन। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पेन मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं होते, बट अगर हम प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह करें तो हम पेन मेडिसिन स्टॉक रख सकते हैं। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू ओपियोइड्स, तो ये अच्छी बात है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ओपियोइड्स के लिए, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स रिलक्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का पेन मैनेजमेंट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पॉसिबल सॉल्यूशन टू ओवरकम द बैरियर्स। अब हमने पॉसिबल सॉल्यूशन तो ऑलरेडी सोच लिए हैं कि लाइक अगर स्किल्ड नहीं है तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो भी हमारा हेल्थ केयर टीम इन्वॉल्व है। पेन मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल बनाएंगे कि पेशेंट एडमिट होगा तो कितने मिनट में, कितने घंटे में पेन जो है असेस कर लिया जाएगा, कौन पेन असेस करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या पेन मैनेजमेंट रेमेडीज हैं प्राइमरी लेवल पे, फर्स्ट एड लेवल पे, कितने पेन असेसमेंट लेवल पे, तो उस तरह का पूरा प्रोटोकॉल एक इंस्टीट्यूशनल वाइज हमारे पास होना चाहिए। अवेयरनेस एंड एजुकेशन टू पेशेंट। अब जितनी अवेयरनेस स्किल्ड हमें चाहिए उतनी पेशेंट को भी चाहिए, वो भी तो बता पाए, वही तो समझ पाए कि एक्चुअल में इसे ये पेन है, इसे हमें कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है हमारे हेल्थ केयर टीम से। गुड रैपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कॉमनली हमने ऑब्जर्व किया होगा कि पेशेंट जल्दी किसी को अपनी बात नहीं बताता, वो कितने पेन में है। तो आपको पेशेंट से
एम्पैथेटिक अप्रोच डेवलप करना पड़ता है, एम्पैथी के साथ उससे कनेक्ट होना पड़ता है, उससे एक अच्छा रैपोर्ट, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना होता है, देन पेशेंट आपको सारी चीजें बता देता है। मेंटेन द पेशेंट हेल्थ केयर रेशियो, सो ये हमारे ये कंट्रोल में नहीं है, बट वी कैन डू कि प्रॉपर नंबर ऑफ स्टाफ हो जिसकी वजह से प्रॉपर केयर जो है वो अफेक्ट हो। इन्वेंट्री कंट्रोल, अगर हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक और ये सारी सिचुएशंस आ रही पेन मेडिकेशंस की, तो प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल एंड स्टॉक मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स हैं बट यस सॉल्यूशन भी है, उसे हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। असेसमेंट ऑफ पेन। अब पेन असेसमेंट की बात करें तो हमने कुछ न्यूमोनिक्स के थ्रू इसको फाइंड किया है कि हम किस तरह से पेन को असेस करें। सो अगर पी वर्ड यूज करें, पी हमारा प्रोवोकिंग फैक्टर होता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है, क्या ऐसी सिचुएशन है जो पेन को बढ़ा रही है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पेन को कम कर रही है, कब पेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कब हमें ये मेडिकेशन यूज करना है, ठीक है, कब से मेडिकेशन ले रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हम पूछते हैं पेशेंट से कि क्या आपको मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ी, या आपने इसके अलावा कोई मेडिकेशन ली, या इसके पहले आपने कभी कोई मेडिकेशन ली, ठीक है, मेडिकेशन लेने के बाद आपको कितना रिलीफ हुआ। तो प्रोवोकिंग और रिलीविंग फैक्टर्स जो होते हैं वो पी से हम असेस करते हैं, क्योंकि हो सकता है पेशेंट जो है पहले पेन मेडिकेशन ले रहा हो, लेकिन अभी हमारे पास आया तो पेशेंट ने अपना पेन मेडिकेशन स्टॉप कर दिया। देन क्वालिटी, क्यू फॉर क्वालिटी, पी देन क्यू। अब किस तरह की क्वालिटी है पेन की, क्या ये बर्निंग पेन है, शार्प पेन है, स्टैबिंग पेन है, या एकिंग पेन है। तो अब जैसे पेशेंट बताएगा सिम्टम, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नॉसिसेप्टिव पेन है कि न्यूरोपैथिक पेन है, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ पेन जो है वो डिस्क्राइब करेगा। देन रीजन एंड रेडिएशन। अब हमने बात की थी कि पेन जो है वो किस रीजन में हो रहा है और रेडिएट हो रहा है कि नहीं। अब किस तरह का पेन रेडिएट होता है, कोई बता सकता है कि पेन किस तरह का पेन रेडिएट होता है, या आपने कभी पेन रेडिएशन पढ़ा है कि हाँ पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है बॉडी में, कोई बता सकता है। ओके, मैं क्लू देता हूँ, इट इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर वेरी कॉमनली। यस, किसी को नंबर में कम ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं जिसको भी आता है, गलत भी आएगा तो कोई इशू नहीं है। यस Sir, before cardiac, in cardiac patient, कार्डियक पेशेंट में कौन सा पेन होता है। ओके ठीक है, कार्डियक पेशेंट में मेनली एंजाइना पेन जो होता है ना, वो रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है, लोअर लिम्ब से रेडिएट होता है। तो अगर कोई भी हमारा विसरल पेन है हमारे किसी बॉडी ऑर्गन में है तो वो रेडिएट होता है। देन सीवियरिटी, कितना सीवियर है पेन, कब वो बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है, कब जो है लीस्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कब होता है। जैसे मैंने बताया था कि अर्थराइटिस में पेन जो है नाइट में रिलीव हो जाता है, मॉर्निंग में बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है। किस तरह से पेन हमारी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, तो सीवियरिटी में हम ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। देन टाइम, कब पेन स्टार्ट होता है, क्या ये रुक रुक के आता जाता रहता है या फिर लंबे समय तक रहता है, ठीक है, कब तक लास्ट कब तक रहा है, और किस तरह से जो है ये इसका पैटर्न रहता है। तो वो ये सारी चीजें हम डिफरेंट जो वर्ड्स हैं PQRST के थ्रू हम असेस करें, ठीक है। एक और एक्रोनिम है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसके थ्रू हम पेन असेसमेंट कर सकते हैं, और ये एडिशनल है, अदरवाइज PQRST जो है ये बहुत ही इजी मेथड है पेन असेसमेंट का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सुक्रेट्स। सुक्रेट्स भी कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा हमने PQRST में देखा था। S फॉर साइट, पेन है कहाँ पे। O फॉर ऑनसेट, कब से है, सडन हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है, बहुत लंबे समय से है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ता ही जा रहा है या कम हो रहा है। कैरेक्टर कैसा है, जैसा मैंने कहा था कि एकिंग पेन है या स्टेबिंग पेन है या टिंगलिंग पेन है। रेडिएशन, R फॉर रेडिएशन, तो कहीं पेन रेडिएट तो नहीं हो रहा है कहीं पे। A फॉर एसोसिएशन, पेन के साथ साथ कोई और भी एसोसिएटेड साइन है, जैसे इन्फ्लामेशन मैंने कहा था, ठीक है, फीवर बहुत कॉमनली। तो इससे ये पता चलता है कि पेन का जो कॉज है वो कहीं ना कहीं टिश्यू इंजुरी है या और भी कोई कंडीशंस है। टाइम कोर्स, कब से पेन आ रहा है, उसका पैटर्न कैसा है। E फॉर एक्सेबरेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, पेन में कुछ चेंज हुआ है, बढ़ा है या घटा है, कोई ऐसी चीज जो पेन को बढ़ा रही है। जैसे पेशेंट अगर लाइंग पोजीशन पे है तो पेन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंट जैसे ही एक्टिविटी कर रहा है तो पेन हो रहा है। देन सीवियरिटी, कितना बैड है पेन, ठीक है। सो दीज आर द अनदर मेथड जिसके थ्रू हम पेन असेसमेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली ये दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन टूल्स ऑफ पेन असेसमेंट। अब यहाँ पे एडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए डिफरेंट पेन असेसमेंट टूल है। एडल्ट के लिए न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल एंड एडल्ट नॉन वर्बल पेन स्केल। सो ऊपर के जो न्यूमेरिकल एंड विजुअल हैं ये हमारे नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए है, बट ऐसे पेशेंट जो क्रिटिकली इल हैं, ICU में है, नॉन वर्बल रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते वर्बली, उनके लिए हम एडल्ट नॉन वर्बल पेन स्केल यूज करते हैं। देन बात करें पीडियाट्रिक पेन स्केल की, तो वॉन वेकर जो पेन स्केल है वो हम पीडियाट्रिक के लिए यूज करते हैं, एंड फ्लैट पेन स्केल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, इसके नेम से ही पता है कि कुछ हम पेन में हम कुछ नंबर्स देते हैं। जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं 1 से 10 में आपको कितना पेन है, ठीक है, तो पेशेंट कहता है कि मुझे 5 नंबर, मतलब 1 से 10 के बीच में 5 पेन है, तो वो मॉडरेट पेन हम कहेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है 3 है तो माइल्ड पेन है, अगर पेशेंट कहता है 8 है तो वो सीवियर पेन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे हम पेशेंट से पूछ के एंड हम जो हमारी रेटिंग स्केल में उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को कितना पेन है। इसके साथ साथ विजुअल एनालॉग स्केल, हमारे पास एक 2 एंड हो गए, एक एंड होगा नो पेन, दूसरा एंड होगा वेरी सीवियर पेन। एंड उसमें हम कहेंगे कि आप अपने पेन को नोट कर सकते हैं, इसमें एक लाइन खींच सकते हैं कि आपको कितना पेन हो रहा है। तो अगर पेशेंट जो है हाफ ऑफ से ज्यादा लाइन आगे खींचता है तो ठीक है, सीवियर पेन है। अगर नियर टू नो पेन करता है तो कहीं ना कहीं माइल्ड पेन है या हो सकता है उसे नो पेन हो। तो विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू भी हम पेन को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडल्ट नॉन वर्बल पेन स्केल। अब यहाँ पे हमें पेशेंट बताएगा नहीं, हमने कहा था पेन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, बट हम ये तो नहीं कह सकते कि पेशेंट अगर बोल ही नहीं पाता हो तो उसका तो पेन तो असेस नहीं होगा। नो, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, बट हम कुछ एक्टिविटी और फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट जो है पेन में है कि नहीं। तो पहली कैटेगरी है इसमें फेस। अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और स्माइल नहीं है तो हम 0 मार्क देंगे। अगर ओकेजनली टीयरिंग हो रहा है, ग्रिमेस हो रहा है, फ्रॉनिंग हो रहा है या रिंकल्ड फॉरहेड हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसे थोड़ा पेन है, तो हम 1 मार्क्स देंगे। देन फ्रिक्वेंट ग्रीमेस हो रहा है, टीयरिंग हो रहा है, फ्रॉनिंग हो रहा है या रिंकल फॉरहेड में बहुत ज्यादा रिंकल आ रहा है, तो हम उसके फेस को देख के बता देंगे कि वो सीवियर पेन में है, तो उसे हम 2 मार्क्स देंगे। 0 का मतलब पेन नहीं है, 2 का मतलब बहुत सीवियर है। देन एक्टिविटी की बात करें, अगर क्वाइटली नॉर्मल पोजीशन में है, लेटा हुआ है, तो 0 मार्क्स। अगर मूवमेंट जो है कभी कभी बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है या कभी कभी बॉडी मूवमेंट जो है बढ़ जाते हैं, बार बार जो है हाथ या पैर की एक्टिविटी कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, 1 मार्क्स हमने इसको दे दिया। अगर रेस्टलेस है
एक्सेसिव एक्टिविटी कर रहा है या विड्रॉल रिफ्लेक्स हो रहे हैं, बार बार हाथ पैरों को झटक रहा है या दूर कर रहा है, ठीक है, आप सही कर रहे हैं, सीधा रख रहे हैं, लेकिन वो बार बार वो कर रहा है, इसका मतलब उसे सीवियर पेन है, हम 2 मार्क्स देंगे यहाँ पे। तो ये चीजें आपने ऑब्जर्व करी होंगी कि बोल तो नहीं पा रहा लेकिन बॉडी एक्टिविटी से वो पेन को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहा है। देन गार्डिंग। गार्डिंग क्या है? पेशेंट 0 हम उसे स्कोर करेंगे अगर पेशेंट क्वाइटली सिर्फ लेटा हुआ है, कोई पोजीशन नहीं कर रहा है चेंज, हैंड जो है हैंड ओवर बॉडी, उसके हाथ जो है बॉडी में रखे हुए नॉर्मली, तो गार्डिंग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो एक पैर को स्प्लिंटिंग कर रहा है, एक दूसरे पे बॉडी को जो है थोड़ा सा टेंस कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसे पेन है, हम उसे 1 मार्क देंगे। अगर बहुत ज्यादा रिजिड कर रहा है, स्टिफ कर रहा है, तो हम उसे 2 मार्क्स देंगे। तो अगर बॉडी इस तरह से गार्ड करता है, मतलब थोड़ा सा बहुत स्टिफनेस दिखाता है, तो पेशेंट सीवियर पेन में हो सकता है। देन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें हम वाइटल साइंस मेनली मॉनिटर करते हैं। तो आप देखेंगे जब भी किसी पेशेंट को पेन होता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे उसके वाइटल साइंस जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। सो अगर कोई भी वाइटल साइन में चेंज नहीं है तो 0 मार्क। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg से ज्यादा बढ़ा है तो 1 मार्क्स, या हार्ट रेट 20 मिनट्स पर बीट्स पर मिनट से ज्यादा हुई है तो हम 1 मार्क्स देंगे। देन अगर मोर देन 30 mmHg से ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा है या हार्ट रेट मोर देन 25 पर मिनट से ज्यादा बढ़ी है तो फिर हम इसे 2 मार्क्स देंगे। सो हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बेसिस पे भी हम मार्किंग कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट सीवियर पेन में है या माइल्ड पेन में है। देन रेस्पिरेटरी स्टेटस, यूजुअली जो है रेस्पिरेटरी स्टेटस जो हमारा मेंटेन करेगा SpO2 लेवल कंप्लायंट मेंटेन करेगा वेंटिलेटर के साथ, बट अगर पेन में है तो रेस्पिरेटरी रेट लेस देन जो है हमारा मोर देन 10 या अबव जो बेसलाइन हमारा है उससे, या SpO2 5% से जो है डाउन होगा। अगर बहुत सीवियर पेन में है तो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो मोर देन 20 हमारा इंक्रीज होगा एंड SpO2 जो है मोर देन 10% डिक्रीज होगा। सो इस तरह की जो पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकली इल है या आईसीयू में एडमिट है उनमें हम पेन असेसमेंट के लिए एडल्ट नॉन वर्बल पेन स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीडियाट्रिक पेन असेसमेंट बहुत ही कॉमन है, वॉन बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल, और ये मेनली हम 3 इयर्स टू 18 इयर्स के जो हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उनमें यूज कर सकते हैं। एंड इसको यूज करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। 0 to 10 में आपको यहाँ पे कुछ फेशियल फिगर देखने को मिलेंगे। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो हम उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसे पेन है कि नहीं। अगर कोई भी हर्ट नहीं है 0 हम देखेंगे, उसका स्माइली फेस है तो 0, अगर थोड़ा सा हर्ट है तो 2 मार्क्स, थोड़ा सा और ज्यादा हर्ट है तो 4 मार्क्स, बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा और हर्ट है तो 6 मार्क्स। तो फेशियल एक्सप्रेशन आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है उसे मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करेंगे। देन अगर बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बहुत ही सीवियर क्राई कर रहा है तो 10 मार्क्स। तो 0 to 10 के बीच में ये जो सिंबल्स बने हुए हैं, फिगर बने हुए हैं, तो इनके बेसिस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेम जैसे हमने बात की थी एडल्ट के लिए कि अगर हमारा पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल है, बोल नहीं पा रहा है, रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो सेम जो है हम यहाँ पे पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए भी फ्लैग स्केल यूज करते हैं और इसे 2 months to 7 years के जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उनमें यूज कर सकते हैं। तो फ्लैग का जो मीनिंग होता है F फॉर फेस, L फॉर लेग्स, A फॉर एक्टिविटी, C फॉर क्राई एंड C फॉर कंसोलेबिलिटी। सो अगर कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ स्माइल कर रहा है तो भाई 0 स्कोर करेंगे। अगर ओकेजनली ग्रीमेस कर रहा है या फिर फ्रॉन हो रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं या विड्रॉ कर रहा है, आप देखेंगे जब चाइल्ड या पीडियाट्रिक एज ग्रुप पेन में होता है तो विड्रॉ करता है चीजों को। सो
1 मार्क्स जो है करेंगे देंगे। देन फ्रिक्वेंटली कांस्टेंट फ्रॉनिंग हो रहा है, जॉ क्लिंज्ड कर रहा है, कवरिंग क्वेरिंग ऑफ चिन कर रहा है, चिन जो है एक साइड मूव कर ले रहा है, जॉ एकदम क्लिंच कर ले रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एंड किसी भी चीजों पे जो है इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो हम उससे 2 स्कोर करेंगे। देन लेग्स की पोजीशन की Sachin sir, can you hear us? करें, अगर नॉर्मली लेटा हुआ है, नॉर्मल पोजीशन पे इजीली मूव कर पा रहा है, तो हम 0 मार्क करेंगे। अगर साउंड आ रहा है, मोन साउंड या विम्पर साउंड, ओकेजनली कंप्लेंट, ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेके कंप्लेन कर रहा है, रो रहा है, तो आवाज आ रही है मुंह से पेन की वजह से, तो हम सिंगल 1 मार्क स्कोर करेंगे। लेकिन क्राइंग कर रहा है लॉन्ग टर्म से, एंड फ्रिक्वेंटली कंप्लेन कर रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहा है, तो पेशेंट जो है 2 स्कोर करेंगे इसके लिए। तो क्राई के बेसिस पे भी हम स्कोर कर सकते हैं। देन कंसोलेबिलिटी, अगर रिलैक्स्ड है, हम जैसे ही यूजुअली ऐसा होता है पेन में रहता है, बट अगर कोई लव्ड वन फैमिली मेंबर्स पेशेंट को रिसीव करता है पेडियाट्रिक एज ग्रुप को, तो वो यूजुअली पेन फ्री हो जाता है, स्माइल, उसे एक सिक्योरिटी फील होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर इजीली रिलैक्स हो जा रहा है तो 0 मार्क, बट रीअश्योर्ड बाय ओकेजनल टचिंग, अगर हगिंग करने पे भी वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट ही महसूस हो रहा है, तो 1। अगर कंसोल नहीं हो रहा है या नॉर्मल बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम उसे 2 स्कोर करेंगे। तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर उसका कोई फेवरेट खिलौना दे दिया जाए या फेवरेट चीज दे दी जाए, तो वो तुरंत जो है वो उसको उससे पेन रिलीफ फील करता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर वो पेन रिलीफ नहीं फील कर रहा है, तो हम उसे 2 स्कोर देंगे। एंड सारे स्कोर को हम टोटल करेंगे और देखें, अगर 0 आ रहा है तो रिलैक्स और कंफर्टेबल है, 1 to 3 है तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट, 4 to 6 मॉडरेट पेन, एंड 7 to 10 सीवियर डिस्कम्फर्ट और पेन। सो ये हमें बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ये सारे जो डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अभी आपने पेन असेसमेंट के बारे में देखा, मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों से। सो आप सभी लोग रेडी हैं क्या क्वेश्चंस के लिए? यस और नो? Yes, sir. प्रिया, और कौन कौन रेडी है? All. सोनाली, मुझे तो लग रहा है कि बाकी लोग तो म्यूट करके पता नहीं कहाँ है। ओके, सो अब पेन, टोटल पेन में क्या क्या, टोटल पेन का क्या क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल पेन का क्या क्या कॉन्सेप्ट है? Physical pain, ओके, psychological फिजिकल pain, पेन, ओके, emotional साइकोलॉजिकल, pain, इमोशनल पेन, mm, गुड, differ person to person. गुड, स्पिरिचुअल पेन, डिफर पर्सन टू पर्सन, ओके, ओके। जो वॉन वेक्टर्स है वो, जो जो वॉन वेक्टर्स है वो किस एज ग्रुप के लिए हम यूज कर सकते हैं? कोई बता सकता है? Pediatric. पीडियाट्रिक एज, कौन सा एज ग्रुप के लिए? 3 to 18 years. ओके, 3 to 18 ईयर, 18 years. ओके, 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 ओके। सो अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट Sir, I स्लाइड have प्लीज। one question. यस, यस। सर, if एक पेशेंट को अगर मतलब मल्टीपल टाइम पेन किलर देते हैं, फिर भी उसका पेन नहीं ओके, रिड्यूस होता है, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं?
ओके, सो अगर थोड़ा सा और इसके लिए हमें डीपली वो करना पड़ेगा। पेन मैनेजमेंट का अगर पैलेटिव केयर की बात करें तो वहां पे हमारे पास WHO का लैडर है, जिसमें पेन की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम पेन मेडिकेशन चूज करते हैं। हम मींस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, हमारे फिजिशियंस, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है कि लैडर फर्स्ट में जब हम माइल्ड जो हमारे ओपियोइड्स हैं वो यूज करते हैं, पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं होता है। हो सकता है पेशेंट को नॉसिसेप्टिव पेन ना हो, न्यूरोपैथिक पेन हो। सो न्यूरोपैथिक पेन जो है वो माइल्ड ओपियोइड से ट्रीट नहीं होता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है एज अ नर्स, हमें पेन रीअसेस करना है कि आफ्टर गिविंग द प्रिस्क्राइब्ड पेन रेमेडी पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं हुआ। लाइक हमने पहले पेन देने रेमेडी देने के पहले पेन असेस किया, पेन वाज 8, पेन रेमेडी दिया, देन अगेन पेन वाज 8, मींस पेन रेमेडी जो है यूजफुल नहीं है। तो हम ये देखें कहीं और एग्रीवेटिंग फैक्टर तो नहीं है, ठीक है। रीअसेसमेंट करेंगे एंड पेन जो इस हमारा रिपोर्ट होगा वो हम फिजिशियन को कन्वे करेंगे कि सर मेडिकेशन देने पे भी पेन रिलीफ नहीं हो रहा। सो वो क्या करेंगे, वो एज पर पॉलिसी पेन रेमेडी चेंज करेंगे, ठीक है, या अदर अगर कोई फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो प्रॉपर रीअसेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट प्लस रीअसेसमेंट। हमने मेडिकेशन दी तो पेन रिलीफ हुआ कि नहीं, ठीक है। So, कितने आवर्स के मेडिकेशन देने के बाद पेन रिलीफ के लिए हमें फिर से असेस करना है, देन हमें रिपोर्ट करना है, किसे कैसे असेस करना है और किसे रिपोर्ट करना है, क्या एक्शन करना है, एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमने प्री पेन हमारा ये था एंड हमने जब पेन असेस मेडिकेशन दे दी तो हमारा पेन का लेवल ये था, ठीक है। थैंक यू सर। और कोई? और कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। सो आज की क्लास में हमने ये देखा कि पेन जो है एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है एंड मैक्सिमम केसेस में जो है पेन वर्बलाइज किया जाता है। बट ऐसी कुछ सिचुएशन होती है लाइक इन क्रिटिकली इल पेशेंट, और पेशेंट अगर वेंटिलेटर में है या पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्केल्स का यूज करके पेन को असेस करते हैं, ठीक है। क्रोनिक पेन अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की डिजीज ही है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी असेसमेंट, जैसे अभी आपने क्वेश्चंस किया था तो मैं बता रहा था कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करना है और असेसमेंट करते रहना है। वो हमारा कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट से हमें एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी कोमॉर्बिडिटी का हो या फिर किसी अदर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का हो जो पेन को बढ़ा रहे थे। साथ में एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की लाइक डिसलाइक, पेशेंट की रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल जो वैल्यू बिलीफ है, इसके साथ साथ पेन रेमेडीज का, पेन असेसमेंट टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपियोइड्स जो है वो लिमिटेड हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बट जो भी अवेलेबिलिटी है बेस्ट रेमेडीज की तो वो हम हमारे फिजिशियंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यही है। पेशेंट हो सकता है कि फिजिकल पेन में हम उसे पेन रेमेडी दे रहे हो, लेकिन फिजिकल पेन कहीं ना कहीं रिलीव भी हो रहा हो, बट जो वो साइकोलॉजिकल पेन है ना वो रिलीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेशेंट आपसे डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा रैपोर्ट हो और जिसकी वजह से वो कन्वे कर पाए अपना जो भी उसे इश्यूज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी भी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चंस है आप लोग चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। Hello, sir. यस,
पैच लगाते हैं ना, तो जब तक पैच रहता है 7 days का, तब तक हम बाद में भी पेन का टैबलेट वगैरह दे सकते हैं क्या? ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, एंड यूजुअली पैच का जो हमारा डोज है वो कितना है, एंड पैच जो है वो 3 days का है या 7 days का है, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि अगर बहुत सीवियर पेन है तो ट्रांसडर्मल पैच यूज करते हैं, बट अगर पेन जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे हम जो है लो डोज ओपियोइड्स या ट्रेमाडोल के थ्रू भी रिलीव करते हैं, बट ये हमारी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। सो एज यू नो कि हम लोग एज अ नर्स जो है कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मेडिकेशन, बट यस अगर हम असेस कर रहे हैं पेशेंट का पेन लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम हम अपने फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे कि बिकॉज ऑफ द अप्लाइंग ऑफ द पैच फॉर द 7 days पेशेंट्स पेन इज रिलीव फ्रॉम 8 to 2। अगर पेशेंट माइल्ड पेन में आ गया सो देयर इज नो नीड फॉर द पेन मैनेजमेंट। आप रिकमेंड कर सकते हैं बट हम खुद से नहीं कर सकते मेडिकेशन चेंज, क्योंकि जैसा हमने लैडर फॉलो किया था तो एज पर पॉलिसी हमें वो चलना पड़ेगा। बट यस असेसमेंट का जो पार्ट है वो हमें करना है, रिपोर्ट करना है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है लो टू हाई या हाई टू लो पे हम उसे प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, Thank you, sir. so for your, over to you, ma'am. Yeah. Sorry. Yeah, thank you, sir. Thank you for your wonderful presentation. उम्मीद है कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया है। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। होप कि अभी और क्वेरी नहीं है, so we can wind up the session. Thank you, sir. Thank you for joining. Thank you, ma'am. Thank you.